हाँ बच्चों, तो आज जो आप लोगों ने बोला था कि मैं प्रोडक्शन फंक्शन करवाना, मैं उससे रिलेटेड आपको करवा रही हूँ आज। स्टार्टिंग से ही करवाऊंगी क्योंकि आपने बोला था मैम जो साधन के प्रतिफल है वो करवाना, पर एकदम से वो समझ नहीं आएंगे जब तक आप इसको नहीं करोगे पहले। ठीक है, तो पहले इसको समझो। हमारा जो कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन। हिंदी में उत्पादन फलन बोलते हैं। क्यों यहाँ किसको शो करता है? उत्पादन को। क्यों किसको शो करता है? उत्पादन। उत्पादन, इसको आप क्यू की बजाय पी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप क्यू लो या पी लो। पी मीन्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका फंक्शन होता है, किसका फलन होता है? फलन, इसका मतलब है फलन। किसका फलन होता है? लैंड। ये क्या है? लैंड या भूमि। हिंदी में बोले तो भूमि। ये क्या है? दूसरा एल, लेबर। लेबर मतलब मजदूर या श्रम। ये है सी, कैपिटल या पूंजी बोलो, हिंदी में बोले तो पूंजी, जिसमें मशीनें भी आती हैं, मशीनरी भी आती है। और इसमें क्या आता है? दूसरा पैसा भी आता है, पैसा भी आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब एंटरप्रेन्योर। ई का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो उद्यमी होता है। ठीक है, उद्यमी या जो उद्यमी मतलब जो बिजनेस चलाने वाला, मान सकते हो आप। एंड मैंने कच्चा माल लिख रखा। रॉ मटेरियल को हम नॉन फैक्टर में काउंट करते हैं, कच्चे माल को हम फैक्टर में नहीं काउंट करते। ठीक है, तो रोल तो इसका भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये है उत्पादन करने के लिए किसी भी चीज का। मान लो कोई एक्स प्रोडक्ट है, कोई एस एक्स वस्तु है, कोई भी वस्तु लगा लो, दुनिया में जितनी भी वस्तु है सबका ही उत्पादन करने के लिए, और वो चीजें कौन सी होनी चाहिए? मैन मेड, ना कि नेचुरल थिंग। देखो मैं वहाँ यहाँ पहले क्लिक कर देती हूँ। मैन मेड, किसी भी मैन मेड चीज का प्रोडक्शन करने के लिए लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए और कच्चा माल भी चाहिए। ये था आपका उत्पादन फलन। उत्पादन किस किस का फंक्शन होता है? अब अर्थशास्त्र में हम समय को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा समय अवधि है उसको कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? समय अवधि को दो भागों में, या टाइम ड्यूरेशन को कितने भाग में काउंट कर देते हैं? दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो इसके चार भाग, पर आपके लेवल पे दो ही ठीक है। एक तो अल्पकाल, अल्पकाल रहेगा हमारा दीर्घ, और दूसरा रहेगा दीर्घकाल। दूसरा रहेगा दीर्घकाल। ठीक है, ये दो तरह के टाइम ड्यूरेशन होते हैं हमारे। अल्पकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है? मैंने क्लास में बताया, मैं अभी बता देती हूँ। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है जिसको आप अल्पकाल बोलो कि मैम 1 मिनट है, 1 सेकेंड है, या 1 दिन है, या एक वीक है। कुछ ऐसा फिक्स नहीं है अल्पकाल में। अल्पकाल में हम इस प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्पकाल वो समय अवधि होती है जिसमें हम केवल श्रम, केवल श्रम को क्या मानेंगे? परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन मानेंगे। मतलब हम केवल श्रम को ही बदल सकते हैं। हमारे पास इतना थोड़ा टाइम है कि हम बाकी साधनों को बदल नहीं सकते। अगर हमें घटाना बढ़ाना है तो हम केवल किसको बदल सकते हैं? केवल लेबर या केवल श्रम को ही हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब घटाना या बढ़ाना, दोनों परिवर्तनशील का मतलब होता है घटाना या बढ़ाना। हम बढ़ाएं तो, घटाएं तो किसको और बढ़ाएं तो किसको? केवल श्रम को। मतलब यही एक परिवर्तनशील साधन है, हमारे पास इतना थोड़ा टाइम अवेलेबल है, उसी को बोलते हैं अल्पकाल। दूसरा समय अवधि मैंने बताया है, इसमें लिखा हुआ है दीर्घकाल। दूसरा समय अवधि क्या है? दीर्घकाल। दीर्घकाल किसको बोलेंगे? जिसमें ऑल फैक्टर्स विल बी वेरिएबल। ऑल फैक्टर्स, फैक्टर्स विल बी वेरिएबल, मतलब सभी साधन क्या होंगे हमारे? बदले जा सकते हैं। ऑल फैक्टर्स विल बी वेरिएबल। इतना हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, इतना पूरा टाइम है कि हम सभी साधनों को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। वैसे मैंने क्लास में बता रखा है, फिर भी मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया है। प्रोडक्शन किसका फंक्शन होता है? मतलब किसी भी चीज का उत्पादन इन चीजों का फंक्शन होता है। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह का होता है, अल्पकाल में और दीर्घकाल में। समय को हमने दो भागों में बांट दिया, अल्पकाल में और दीर्घकाल में। अल्पकाल किसको बोलेंगे? मैंने पहले बता चुकी हूँ, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है जिसको आप अल्पकाल बोलो, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है जिसको आप दीर्घकाल बोलो। केवल हम इस प्रोडक्शन फंक्शन के आधार पे बताएंगे। जिस टाइम ड्यूरेशन में हम केवल श्रम को ही बदल सकते हैं वो अल्पकाल होगा। जिस टाइम ड्यूरेशन में हम सभी साधनों को बदल दे वो क्या होगा? दीर्घकाल होगा। ये था आपका प्रोडक्शन फंक्शन। इसके बाद आता है
उत्पादन फलन की धारणाएं, उत्पादन फलन की धारणाएं क्या क्या होती है, मतलब जो उत्पादन हम कर रहे हैं वो कितने भागों में या कितने इसके कंसेप्ट हैं। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इसका कोई रोल नहीं। आपने नोट करना चाहो तो वीडियो को रोक के पॉज करके इसके नोट से बना सकते हो साथ साथ, ठीक है। तो आगे है आपका उत्पादन की धारणाएं। उत्पादन की धारणाएं, कितने तरह की धारणाएं होती है उत्पादन? 3 धारणाएं होंगी। कुल उत्पादन, पहली है कुल उत्पादन, दूसरी है औसत उत्पादन, और तीसरी धारणा है हमारी सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादन। ठीक है, ये 3 धारणाएं रहेंगी उत्पादन की, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। अब इनको निकालना कैसे? कुल उत्पादन, जितनी हमने लेबर लगाई, जितनी हमने लेबर लगाई और उससे कितना उत्पादन हुआ वो सभी का मिला के, जैसे लेबर 1 ने मान लो 10 चीजें उत्पादित की, लेबर 2 ने, दूसरी ने 12 चीजें उत्पादित की, तो दोनों का मिला के कितना हुआ 10। ये लेबर फर्स्ट ने, ये लेबर सेकंड ने, तो 10 + 12 टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना हो गया 22। ये मेरा कुल उत्पादन हो गया। पहले लेबर ने 10 चीजें उत्पादित की, दूसरी लेबर ने 12 चीजें उत्पादित की, दोनों का मिला के कुल कितना हुआ 22। ये हो गया मेरा कुल उत्पादन। सीधे सीधे शब्दों में ये होता है। औसत उत्पादन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट या शॉर्ट फॉर्म में एपी, एवरेज प्रोडक्ट, एपी। एपी कैसे निकालते हैं? एपी का फॉर्मूला होता है टीपी, जो हमने ये निकाला था टीपी कुल उत्पादन, और डिवाइड बाय लेबर, कितनी हमने मजदूर लगाए हैं। जैसे यहाँ इस एग्जांपल से देखो, कुल उत्पादन कितना था 22 था, और लेबर कितनी लगाई हमने 1 और 2, 2 लेबर लगाई, तो एपी कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको काटोगे तो 11। मतलब एवरेज प्रोडक्ट कितना निकल के आ गया इस एग्जांपल से देखें तो 11। ठीक है, ऐसे ही सीमांत उत्पादन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमपी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादन। एमपी का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन एल, एल मतलब लेबर। लेबर में परिवर्तन होने से कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ वो क्या होता है एमपी। और मैंने तुम्हें बार बार बता रखा क्लास में, एम मतलब मार्जिनल, मार्जिनल शब्द जहां दिख जाए उसका मतलब ही क्या होता है सीमांत, सीमांत मतलब चेंज। इसको इस तरह याद रखो, मार्जिनल मतलब चेंज। मैंने वैसे तुम्हें एक ट्रिक बताई थी याद करने की कि मार्जिनल ऐसे याद रखो कि मार्जिनल है, जो मार्जिनल शब्द है या सीमांत जो शब्द है उसका मतलब ही क्या है परिवर्तन। सीमांत शब्द का मतलब क्या रखो तुम याद, परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन या इंग्लिश में बोले तो चेंज। ठीक है, और इसको हम इस ट्रायंगल से शो करते हैं। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना हमारा, इसका मतलब ही क्या है चेंज है। इसका मतलब क्या है चेंज है। और चेंज किस में हो रहा है देखो, टीपी में, टोटल में। चेंज किस में, इसमें चेंज किसके कारण हो रहा है, लेबर में चेंज होने के कारण। देखो अब मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ तुम्हें, इसके साथ साथ वो बनाते जाना भाई अपने नोट्स, कभी फिर बाद में बोलो कि मैम हमें समझ नहीं आया। तो इसलिए मैं वीडियो बनाने का मेन पर्पस ही यही है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो पहले हमारी लेबर कितनी थी, यहाँ इस एग्जांपल से देखो पहली 1 लेबर थी, फिर लेबर हमने कितनी लगा ली 2 लगा ली, तो कितने का चेंज आया, 1 से 2 लेबर हो गई, कितने का चेंज आया 1 का। और पहले टीपी कितना था 10 था, फिर कितना हो गया 12 हो गया, कितने का चेंज आया 2 का। क्लियर हो गया होगा। तो इसको निकालने का, इस ट्रायंगल को निकालने का क्या तरीका होता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। मतलब अगर ये चेंज टीपी के साथ लगा है तो न्यू टीपी माइनस ओल्ड टीपी, मतलब 12 माइनस 10 कितना आ गया 2। फिर ऐसे ही ये चेंज एल के साथ लगा हुआ, लेबर के साथ लगा हुआ, तो न्यू लेबर माइनस ओल्ड लेबर। न्यू लेबर कितनी थी हमारी 2, ओल्ड लेबर कितनी थी 1, तो 2 माइनस 1 कर देंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। समझ आया? तो ये चेंज एल है और ये वाला चेंज टीपी है। ठीक है,
तो 2/1 कर देंगे हम, तो हमारा कितना आंसर आएगा 2। ये एमपी निकालने का तरीका था। ये होती है उत्पादन की धारणाएं। क्लियर हो गया होगा। ये है अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसमें हम क्या करें, केवल लेबर को ही चेंज करके क्या करें, उत्पादन को चेंज करते जा रहे हैं, केवल लेबर को चेंज करके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आएगा घटते बढ़ते अनुपात का नियम, या जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। घटते बढ़ते अनुपात का नियम या परिवर्ती अनुपात का नियम भी बोलते हैं। उत्पादन क्या करता है, लेबर को घटाने बढ़ाने से पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर समान रहता है, फिर घटता है, ऐसे कभी बढ़ता है कभी घटता है, ऐसे बढ़ता घटता चला जाता है उत्पादन, जिसको बोलते हैं घटते बढ़ते अनुपात का नियम। ठीक है, तो इसकी टेबल देखो यहाँ कैसे बनेगी। यहाँ लेंगे हम एक फिक्स फैक्टर, मान लो भूमि है जो कि हमारा फिक्स रहेगा, मैंने बताया पहले भी। यहाँ इस सेकंड कॉलम में हम लेंगे अपना श्रम या लेबर। लेबर भूमि तो फिक्स रहेगी, 1 यूनिट है, एक 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 जितने मर्जी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा श्रम। अब है कुल उत्पादन, क्या है कुल उत्पादन, टीपी जिसको बोलते हैं, कुल उत्पादन कितना है। पहली अगर लेबर लगाते हैं हम भूमि के टुकड़े पे तो उत्पादन होता है 2 यूनिट, दूसरी लगाने से दोनों का कुल उत्पादन होता है 5, ध्यान से देखना, तीसरी लगाने से तीनों का कुल उत्पादन होता है 9, चौथी लगाने से चारों का कुल उत्पादन होता है 12, अगले लगाने से भी क्या होता है 14, उससे अगले लगाने से 15, और फिर 15 पे ही रहता है, और फिर कितना हो जाता है 14। पहली लेबर हमने लगाई, पहला श्रम लगाया हमने एक जमीन के टुकड़े पे, तो उत्पादन कितना हुआ 2 चीजों का। फिर हमने दूसरी लेबर लगाई, दूसरी सेकंड लेबर उसी जमीन के टुकड़े पे, पहले 1 लेबर थी फिर 2 हो गई, उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन दोनों का मिला के कितना हो गया 5, दोनों का मिला के, पहले का कितना था 2 और दोनों का मिला के 5, तो दूसरे ने कितना किया 3 का। मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी बातें। फिर तीनों का कुल कितना है 9, ऐसे ही ये स्टेप बाय स्टेप चलता चला जाएगा। अभी यहाँ तक देखो, इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है टेबल से। यहाँ दूसरे वाले लेबर ने कितना उत्पादन किया 3 चीजों का, यहाँ तीसरे लेबर ने कितना उत्पादन किया 4 चीजों का, और यहाँ जो नेक्स्ट लेबर उसने कितना उत्पादन किया 3 चीजों का, और यहाँ कितने का किया 2 का, और यहाँ कितने का किया 1 का, यहाँ 0 का, और यहाँ माइनस, मतलब ये लेबर जो 8वां लेबर है ना, इसके लगाने से क्या हो गया उत्पादन और घट गया, बढ़ने, यहाँ तक तो बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक समान था, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा उत्पादन घट गया। इसी को बोलते हैं घटते बढ़ते अनुपात का नियम। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन पता नहीं है या नहीं है, मेरे को नहीं पता, मेरे दिमाग में आता था कि ऐसा क्यों हो रहा भी, कि हम तो लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, जो भी प्रोड्यूसर है वो तो अपने बेनिफिट के लिए, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए लेबर लगाता है, पर यहाँ तो उत्पादन, यहाँ कोई चेंज नहीं, और यहाँ बिल्कुल ही घट गया पहले से भी। तो इसका क्या कारण होता है, यहाँ होता है साधनों का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, साधनों का संयोग। मान लो एक भूमि के टुकड़े पर आप 6 लेबर लगाओगे, 6 श्रम लगाओगे, तो उत्पादन क्या करेगा अधिकतम होगा। उत्पादन क्या होगा अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम उत्पादन होगा। अगर एक जमीन के टुकड़े पे आप 6 श्रम लगाओगे तो उत्पादन क्या होगा अधिकतम होगा। अगर उसके बाद लगाओगे तो क्या होगा उत्पादन क्या होगा घटना शुरू हो जाएगा, उत्पादन क्या होगा घटना शुरू हो जाएगा, या कोई चेंज नहीं आएगा। ये संयोग है, ये लिमिट है इस जमीन के टुकड़े की, कि उस पे अगर 6 श्रम काम करेंगे ना, तो वो जितना मैक्सिमम पैदा करके दे सकती है ना, उतना वो पैदा करके देगी, वो उत्पादन करके देगी। अगर उससे ज्यादा उस पे श्रम ओवरलोड कर दोगे, आप भीड़ कर दोगे, श्रम को बढ़ाते जाओगे, तो उत्पादन बढ़ेगा थोड़ी ना, उसकी तो लिमिट थी, वो लिमिट पूरी हो चुकी, उसके बाद तो उत्पादन क्या होगा कोई चेंज नहीं आएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ तक पहली लेबर लगाई, उस खाली जमीन का टुकड़ा पड़ा था, उस पे उसकी लिमिट कितनी थी 6 लेबर काम करेंगी, तो वो अपना कितना उत्पादन देगी अधिकतम उत्पादन देगी करके, ये थी इसकी लिमिट। फिर हमने क्या किया पहली एक ही लेबर लगाई, तो लिमिट कितनी थी अधिकतम उत्पादन की, देखो कितना 15 चीजों का उत्पादन, 15 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, 15 इकाइयों का उत्पादन होगा, ये लिमिट थी उसकी। हमने पहले एक लेबर लगाई, तो क्या 15 इकाई पैदा होंगी नहीं होंगी, क्यों क्योंकि लेबर तो 6 चाहिए हमें, तो इसलिए 2 चीजों का उत्पादन हुआ। फिर हमने दूसरी लेबर लगाई, तो क्या 15 इकाइयां उत्पादित होंगी नहीं होंगी, क्योंकि
हमने तो लेबर 2 ही लगाई है, ऐसे ही उत्पादन बढ़ता गया, 3 लगाई तो 9 हुआ, 4 लगाई तो 12 हुआ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिमिट पूरी हो चुकी है। इस स्टेप पे देखो हमारी, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको। इस स्टेप पे देखो हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है। हमने उसी जमीन के टुकड़े पे 6 लेबर लगा दी, तो हमारा मैक्सिमम उत्पादन कितना हुआ, 15 इकाइयों का, जो कि हमारी ये लिमिट दे रखी, ये पूरा हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, 7वां लेबर लगाओगे तो क्या उत्पादन बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उस जमीन के टुकड़े की लिमिट है ये। उसके बाद अगर और एक्स्ट्रा लेबर लगाओगे, 8वां भी लगाओगे लालच में, तो क्या होगा, उत्पादन पहले से भी क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाए। इसके बाद भी कोई बेवकूफ प्रोड्यूसर अगर उत्पादन को, लेबर को बढ़ाएगा, तो क्या उसका उत्पादन और कम नहीं होता चला जाएगा। तो एक रैशनल, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बात पहले ही, जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, उसकी एक कंडीशन है, उसकी एक मान्यता है। ये सारा ही सब्जेक्ट मान्यताओं पे आधारित होता है। मोस्ट ऑफ जो थ्योरीज है, उसमें एक परफेक्ट या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अजम्पशन है इसकी मान्यता, वो है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, जो हमारा कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर, वो कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब समझदार, समझदार होना चाहिए। हम बेवकूफ इंसान पे थ्योरी यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये समझदारी की तो बात है कि वो प्रोडक्शन कम होने पे अपना उत्पादन को यहाँ पे रोक देता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा कि जो हमारा उत्पादन है वो पहले बढ़ रहा है, फिर समान है, फिर घटना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं, इस जो कॉम्बिनेशन है, इस लिमिट है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना एमपी निकाल लेंगे। एमपी का मैंने फॉर्मूला बताया ही था आप लोगों को, अभी अभी बताया था निकाल के। एमपी का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीपी और डिवाइड बाय चेंज इन एल। जैसे मैं यहाँ से निकाल के दिखा देती हूँ एक दो स्टेप पे। यहाँ इस स्टेप पे तो एज इट इज रहेगा एमपी एज इट इज। दूसरे स्टेप का कैसे निकालेंगे, दूसरे स्टेप का निकालेंगे चेंज इन टीपी। कैसे निकालू चेंज इन टीपी, न्यू टीपी माइनस ओल्ड टीपी। अब देखो न्यू टीपी कितना है, 5 है। दूसरे स्टेप पे इसको हटा देती हूँ। दूसरे स्टेप पे कितना है, न्यू टीपी 5 है। और पहले स्टेप पे कितना है, टीपी। दूसरे स्टेप पे न्यू टीपी कितना है, देखो ये 5 है, और पहले स्टेप पे कितना है, 2 है। 5 माइनस 2 कितना आ गया, कितना आया चेंज इन टीपी, 3। तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, यहाँ पे 3 लिख दूंगी। और चेंज इन एल कैसे आया, चेंज इन एल जो नीचे वाला, इसको कैसे निकालूंगी, न्यू लेबर माइनस ओल्ड लेबर, माइनस ओल्ड लेबर। तो न्यू लेबर कितनी है, देखो ये है 2, पहले पे कितनी थी, 1। 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। तो 3 हमारा चेंज इन टीपी आया था, और 1 हमारा चेंज इन एल आया था। तो 3/1 कर दूंगी मैं, तो मेरा एमपी कितना आ जाएगा, ये 3/1 तो मतलब 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देंगे। ऐसे ही अगले अगले स्टेप पे ऐसे ही करते जाएंगे। चेंज कितना आया है टीपी में, देखो 4 का, और लेबर में कितने का चेंज है, 1 का, तो 4 का 4। यहाँ कितने का चेंज है, 3 का 3, क्योंकि यहाँ देखो एक एक का चेंज है, इसलिए हम नीचे एक एक ही लेते चलेंगे। तो वो जो वैल्यू आएगी, जो ये चेंज है, एज इट इज लिखते चले जाएंगे। यहाँ कितने का चेंज है, 2 का, यहाँ कितने का है, 1 का, यहाँ कितने का है, 0 का, और यहाँ कितने का -1 का। तो ये मेरी एनपी की वैल्यूज निकलती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो को रोक के आप इन सब, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको लिखो। जो मैंने बोला है उसको पॉज करके दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, लिखो नोटबुक में, कैसे भी करो तुम्हें ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने पहले भी बता रखा है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको एपी, औसत उत्पाद। क्या निकाल के दिखाऊंगी, एपी, या उसको बोलते हैं औसत उत्पाद, हिंदी में बोले तो औसत उत्पाद। एपी का क्या फॉर्मूला है, टीपी बाई एल। पहले स्टेप पे टीपी कितना है, 2/L कितना है, 1, कितना आ जाएगा एपी, 2 का 2। दूसरे स्टेप पे टीपी कितना है, 5, और एल कितना है, 2। 5/2 कितना होता है, 2.5, 2.5। ठीक है, तीसरे स्टेप पे 9 और बटा 3 कितना आ गया, 3। चौथे स्टेप पे 12 और बटा लेबर कितना है, 4, 12/4 कितना आ गया,
3, पांचवें स्टेप पे 14 और बटे 5। आप देखो कितने से भागा, 2 से, 5 दूनी 10, 4 और 8 40, 2.8 और फिर 15 बटे 6, 15 2 आ जाएगा, 3 बच जाएगा, 6 पंजे 30, 2.5 और फिर 15 बटे 7, 2.1 बचेगा, 7 एकम 7 और 2.14 कुछ आएगा इसका आंसर। फिर 14 बटे 8 आएगा। नेक्स्ट यहाँ करके दिखा देती हूँ, 14/8 कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 6 बच गए, 8 7 56, मतलब 1.75 के अराउंड वैल्यूज आएगी आपकी। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा एक पे निकल के आ जाएगा ऐसे। तो ये थी उत्पादन की धारणाएं। अल्पकाल में हम केवल श्रम को ही बदल पाए हैं, श्रम को बदल के हमने क्या किया है, उत्पादन को बढ़ाया और घटा। हम श्रम को बढ़ा घटा करके क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये थी उत्पादन की कुछ धारणाएं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके डायग्राम बना के दिखा देती हूँ मैं। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। हमेशा डायग्राम को बनाने से पहले हमें एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या ड्रॉ करने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये था हमारा एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लेंगे जो हमें निकालना है, जैसे हमें टीपी निकालना है, यहाँ पे लेंगे हम नंबर ऑफ लेबर या श्रम की मात्राएं, नंबर ऑफ लेबर्स, श्रम की मात्राएं। श्रम की मात्राएं हमने कितनी ली थी, 8 ली थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये ले लें हम श्रम की मात्राएं, 5 6 7 और 8। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आगे ताकि कंफ्यूजन ना हो बीच में। ये एक्सरसाइज। अब टीपी की हमारी मैक्सिमम वैल्यू 15 थी, हम दो दो का गैप ले लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 और ऊपर तक बढ़ा देंगे इसको 16। ये टीपी की हमने वैल्यूज ले ली है, दो दो का गैप ले लिया है। कई बच्चे क्या करते हैं, जितनी टीपी की वैल्यूज गिवन है ना, जैसे 2 के बाद हमारा 5 था तो सीधा 5 ले लेंगे यहाँ पे। ऐसे नहीं करना, जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने 2 2 का गैप लिया तो 2 2 का ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 4 लेती तो 4 4 की टेबल चलती, 4 4 का गैप चलता, 4 8 12 ऐसे। यहाँ भी गैप मेंटेन रखना है। गैप को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते आप, आपकी वैल्यू चेंज होएगी, जो आपको निकालना है उसकी वैल्यूज अपने हिसाब से जो उसमें गिवन है टेबल में उसके हिसाब से बदले। ठीक है, तो आपने अभी भी टेबल देखी थी उसके हिसाब से मैं बना लूँ डायग्राम। जब हमने एक लेबर लगाई थी तो टीपी हमारा कितना था, 2 था, तो इन 2 पॉइंट्स को मिला देंगे, ये पॉइंट आया। फिर जब हमने 2 लेबर लगाई थी तो टीपी कितना था, 5 था। देखो 4 ऐसा नहीं लेना कुछ भी, 4 और 6 के बीच में बिल्कुल 5 आएगा, यहाँ से ये मिला दिया। फिर जब हमने 3 लेबर लगाई तो टीपी कितना था हमारा, 9 था, आपको ध्यान हो तो 8 के और 10 के बीच में 9 आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो इसको हम मिला देंगे 9 को, ये 9 था यहाँ पे। फिर हमने चौथी लेबर लगाई थी तो टीपी हमारा था 12, आपको ध्यान हो तो 12 ये है, ये चौथी लेबर पे टीपी कितना था, 12, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट लेबर लगाई थी तो टीपी कितना था, 14 था, ये था, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। पांचवी लेबर पे टीपी कितना था, 14 था, ये पॉइंट। और छठी पे कितना था, 15 था। 15 देखो 14 और 16 के बिल्कुल बीच में आ जाएगा 15, ये था छठी लेबर पे 15। और सातवीं लेबर पे भी 15 ही था, आपको ध्यान हो तो ये मिला देंगे हम, इस पे भी 15 ही है। और आठवीं पे क्या हो गया था, कम हो गया था, 14 पे आ गए थे हम वापस, तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे 14, देखो ये है 14, इसको आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स निकल के आए, हम इन पॉइंट्स को फ्री हैंड ड्रॉ कर देंगे। तो ये मिला दो इनको, शुरू से जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी इन पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे। तो ये कर्व निकल के आ गया जिसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन कर्व या कुल उत्पादन वक्र। ये है कुल उत्पादन वक्र जो मैंने बना के दिखाया है, जो आपको टेबल बना के दिखाए थे ना उसी पे बेस्ड होता है। ये टेबल के बिना आप जो कर्व वो नहीं बना सकते, स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, फिर आप जब बड़े हो जाओगे तब जो मर्जी करना, फिलहाल के लिए ऐसे ही बढ़ेगा और ऐसे ही बना के देखना है। ठीक है, तो ये था टीपी कर्व हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा एमपी कर्व। एमपी कर्व
मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कैसे बढ़ेगा वो भी देख लो एक बार। उसके लिए भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ओरिजिनल पॉइंट, सो ये ओरिजिनल पॉइंट है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। लेबर वही लेंगे हमें 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तक मिला देंगे। ये 8 लेबर हो गई हमारी। ये है नंबर ऑफ लेबर, श्रम की मात्राएं, श्रम की मात्राएं। यहाँ पे हम निकालेंगे एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। आपने अभी भी निकाल के देखा था, एमपी हमारा हाईएस्ट 4 ही था, मैंने देखा था अभी 4 था, उससे ज्यादा नहीं था एमपी कहीं भी। अभी टेबल में देख सकते हो, एक का गैप ले लेंगे, 1 2 3 4 ये था। जब हमने एक लेबर लगाई थी तो एमपी 2 ही था, देखो ध्यान हो तो, शुरुआत में 2 ही था, ये था 2। फिर जब हमने 2 लेबर लगाई तो एमपी कितना था, 2 के बाद टीपी 5 हो गया था तो एमपी 3 था, तो एमपी कितना था 3। फिर अगले स्टेप पे एमपी कितना हो गया था, 9 हो गया, टीपी 9 हो गया था, मतलब एमपी 4 था, ठीक है 4 था। उसके बाद एमपी 9 के बाद 12 था, मतलब एमपी हम 9, टीपी 9 के बाद 12 था, मतलब एमपी कितना था 3 था, तो ये 3 है। उसके बाद देखो 12 के बाद 14 था टीपी, और एमपी कितना होगा, कितने का चेंज आया था 2 का, तो अगले स्टेप पे एमपी कितना हो जाएगा 2। और उसके बाद 14 के बाद कितना था 15, मतलब 1 का चेंजेस था, अगले स्टेप पे एमपी कितना हो जाएगा 1, और उससे अगले पे 15 ही था, मतलब कोई चेंज नहीं है, 15 ही था। उसके बाद कितना हो गया था 14 आ गया था, मतलब -1 पे आ गई थी, हमने नीचे आ गई थी। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारे 4 ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इधर की वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ होती है, ये -1 हो जाएगा। जितना ये गैप है इतना ही नीचे गैप आएंगे, तो ये ओरिजिनल को ये 0 है, ये -1 नीचे आ जाएगा। तो 8 जब लेबर हमने लगाई तो हमारा एमपी कितना था -1, तो यहाँ ऐसे ये पॉइंट आ गया, देखो ये 0 था, ऐसे नहीं मिलाना, सॉरी ये 0 था, ये कितना था 0, एमपी 0 था, टीपी कितना था, टीपी 15 का 15 था, पर एमपी तो 0 था ना 7वें पॉइंट पे, तो एमपी 7वें पॉइंट पे 0 था। 8वें पॉइंट पे 8वीं लेबर पे एमपी कितना था -1 था। अब हम इनको मिला देंगे शुरुआत से ऐसे, यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, फिर ऊपर बढ़ते गए, फिर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, फिर 0 आ गया, फिर -1 आ गया। ये देखो कर्व की शेप देखो, ध्यान से देखनी है, ये एमपी है, ठीक है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, मैं सिर्फ कर्व बता रही हूँ, अभी रिलेशन नहीं बता रही, रिलेशन बताऊंगी। तो एमपी देखो 0 भी है, यहाँ पे एमपी क्या है 0 है, और यहाँ 8वें स्टेप पे एमपी क्या है नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है या ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव वैल्यू है एमपी, यहाँ -1, ठीक है। ये था हमारा एमपी कर्व। अब हम एपी कर्व भी बनाएंगे। एपी कर्व की भी जो पॉइंट्स हमने लिए थे वो करते चले जाएंगे, या मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही कर लो आप लोग, फिर थोड़ा सा कल करवा देती हूँ मैं। इतना कर लोगे तो डे बाय डे वो भी बहुत है, और फिर कल से पैमाने के प्रतिफल कल पक्का करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।